पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको भाषा के उस पाताल लोक में लेकर चलेंगे जहां राजनीतिक दलों के बीच रेस लगी है। सियासी मर्यादा को लांघने में कौन किस हद तक जा सकता है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह आज भड़क गए। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर गुस्सा जाहिर किया और ये कहा सब राहुल और तेजस्वी के इशारे पर हुआ। फिर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा से मिलवाएंगे जिनके बयान की भाषा का स्तर कम नीचे नहीं गिरा है। उन्होंने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की और ये कहा कि अगर गृह मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रोक पाते तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम के साथ टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इसके तहत जापान अगले 10 वर्ष में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सिर्फ नजर ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। एक बड़ी सियासी खबर संभल पर है जिसे लेकर सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी युद्ध छिड़ गया है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसी क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी और जो ऐसा करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। अखिलेश ने कटाक्ष किया कि पलायन वाला प्रोपेगेंडा बीजेपी सरकार की नाकामी है। आज एक नंबर ऐसा है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तड़प जाएंगे। ये शुभ समाचार भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है जिसने ट्रंप की टैरिफ धमकियों से बेपरवाह होकर एक नया कमाल किया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही जबकि अनुमान 6.7% का था। आज सत्ता में एक वीडियो कुंजी संकट के उन बादलों पर जो हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड में बम बने हैं। उत्तराखंड में 3 जगह पर बादल फटा है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लापता हैं और मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके अलावा हिमाचल के हालात भी कम डराने वाले नहीं हैं। रिपोर्टर रील में देखिएगा। हॉकी के मैदान से भी एक अच्छी खबर है। भारत की हॉकी टीम ने एशिया कप में जीत के साथ आगाज किया और चीन को 4-3 से हराया। टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए। भारतीय टीम अब अगले मुकाबले में 31 अगस्त को जापान से भिड़ेगी। राजनीति में लेकिन भाषा की मर्यादा सबसे बड़ी करेंसी होती है। अगर भाषा की मर्यादा रहती है तो कोई भी नेता आपके मन में परमानेंट एड्रेस बना सकता है। अगर मर्यादित आचरण ना हो तो कोई नेता लोकप्रिय नहीं हो सकता, जनता के दिल में जगह नहीं बना सकता, राजनीति में लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। आज भाषा की मर्यादा को लेकर देश में बड़ी बहस चल रही है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे आप भाषा का पाताल लोक कह सकते हैं, यानी वो निम्न स्तर जिससे नीचे नहीं जाया जा सकता। पिछले 48 घंटे में भाषा की मर्यादा टूटने की 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना बिहार की है जहां कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के ही एक स्थानीय नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां के लिए अपशब्द कहे। दूसरी घटना टीएमसी की एक मुखर सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी है जिसमें उन्होंने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और ये कहा कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इन्हीं दोनों घटनाओं पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है जिसकी शुरुआत एक वीडियो से करते हैं जो आपातकाल का एक्सटेंशन है। दरअसल बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रिजवी उर्फ राजा नाम के एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। हालांकि जब पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए तो वहां मंच पर ना तो कांग्रेस का और ना ही आरजेडी का कोई बड़ा नेता मौजूद था। लेकिन अपशब्द कांड से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए। उन्होंने आज पटना में कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, पथराव हुआ जिसमें दोनों तरफ कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये झड़प किसी फिल्म के सीन की तरह थी जिसमें दोनों पक्षों के कार्यकर्ता झंडा लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। एक तरफ लाठी युद्ध चल रहा था। हंगामे के दौरान हालात ये बने कि पुलिस को हाथ में पिस्टल लेकर इसे शांत कराना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पूरे हंगामे में यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का ताला खोलकर अंदर आ गए। वो कार्यालय पर पत्थरबाजी करने लगे। इस पत्थरबाजी के कारण कांग्रेस ऑफिस में खड़े कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद कांग्रेस ने इस हमले को गुंडा राज कहा और सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में एनडीए राज अब पागल हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते।
दोनों तरफ से और क्या क्या कहा गया उस पर आगे एक कुंजी जारी रहेगी, लेकिन लाठी युद्ध की हिंसात्मक तस्वीर पर एक छोटी सी रील पहले देख लीजिए। देखिए वहां गेट के ऊपर प्रहार देखिए, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में ये देखिए जो स्थिति है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तरफ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लाठियां चलने लगी एक दूसरे पर, यहाँ देखिए ये लाठियां चलने लगी हैं। ये इस तरह से ये स्थिति है। झंडा पीछे हो गया है और झंडे में जो डंडा है वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ देखिए ये सियासत है। ये सियासत में ये क्या हो रहा है, बीजेपी, ये एक तरफ बीजेपी का झंडा है, ये देखिए ये हिंसक किस तरह से झंडा गिर गया है और डंडा सामने हो गया है। डंडा आगे है, झंडा पीछे। देखिए पत्थर चलने लगे दोनों तरफ से, ईंट रोड़े पत्थर, भगदड़ की स्थिति यहाँ पर। सदाकत आश्रम के अंदर से बड़े बड़े रोड़े वहाँ से फेंके जा रहे हैं। ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो टूट गया और अंदर देखिए, अंदर से ये देखिए अंदर जो गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे बरसा रहे हैं। पत्थर उधर से चलाया गया बीजेपी की तरफ। अभी थे डंडा पत्थर? हम तो यहाँ थे, कुछ पत्थर इधर से भी चले, यहीं ईंटा आके हमको लगा। हम लोगों ने कहा था विरोध कीजिए, नारा लगाइए, आपका कोई भी ये नहीं, लेकिन अंदर घुस के लाठी पैना मारा गया है। ईंटा बहुत चला है और डंडा चला है। गाली के जवाब गाली से नहीं होता। हम लोग 2 महीना के बाद मतदान से जवाब उसका देंगे। हमारी पत्थरबाजी किए हैं, देखिए चोट लगा है। बिहार के दरभंगा में जिस रिजवी नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, उसने कल ही माफी मांग ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में गुस्सा है। कार्यकर्ताओं के गुस्से का ट्रेलर पटना में दिखा तो नेताओं के गुस्से का ट्रेलर बयानों के जरिए रिलीज हो ही रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के लिए रैली में हुए अपशब्दों के प्रयोग पर राहुल गांधी को घेरा और ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी पर इस तरह टिप्पणी करने वाले बीजेपी के ही एजेंट हैं। बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। किस आदमी ने वहाँ पर यह अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, हम तो उसका समर्थन नहीं करते। कोई नाम पहचान बता ही नहीं पा रहा, क्यों? प्लांटेड है ना, बीजेपी बौखला गई है पूरी तरह से, एनडीए, इसलिए ये प्लांट किया जा रहा है। मोदी जी को हमेशा की तरह विक्टिम बना दीजिए और मोदी जी को केंद्र में कर दीजिए। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि जितनी गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी पर निजी हमले को मुद्दा बनाकर बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाएगी। वैसे पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि जब जब पीएम मोदी के लिए किसी ने अपमानजनक बातें कही हैं, तब तब चुनावी नतीजों में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिलता है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक पूरा इतिहास रहा है। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत का सौदागर वाली टिप्पणी हो या 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चाय वाला कमेंट हो, जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं, बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक फायदा भी होता है। इस इतिहास को देखते हुए बीजेपी इस बार भी मुद्दे को कैश करने में जुट गई है। अब ये देखते हैं कि आगे राजनीति कौन सा मोड़ लेती है। अपशब्दों के इस पाताल लोक में इस बार एक नई एंट्री टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की हुई है। महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए बेहद आपत्तिजनक और विवादित बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा।
আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, এটা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে, ভাই তার দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার? এখানে বিএসএফ তো রয়েছে, বিএসএফ তো কি, আমরা বিএসএফ এর ভয় থাকি ভাই। महुआ मोइत्रा एक माननीय सांसद है। सांसद के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है ये। वो विधायक भी रह चुकी हैं, फिलहाल टीएमसी में हैं और कांग्रेस पार्टी में भी सेवाएं दे चुकी हैं, मतलब कई दलों में रहने का अनुभव है। इस सब के साथ वो काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं। अंग्रेजी में आप उन्हें सीजन्ड पॉलिटिशियन कह सकते हैं। उन्हें इस बात का पूरा हक है कि वो गृह मंत्री की आलोचना करें, लेकिन उन्हें सिर को तन से जुदा करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। पहले पीएम और अब गृह मंत्री के लिए ऐसी भाषा के इस्तेमाल से बीजेपी का गुस्सा बढ़ रहा है, जबकि प्रतिक्रिया हर दल की तरफ से आ रही है। वो ये जो है, वो जो वर्ड जो है, जो वो मीन कर सिंबॉलिक वे से जो मीन करना चाहते थे वो ठीक से नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई इरादा अमित शाह जी को कोई फिजिकली अटैक करने का, हिट करने का वो नहीं था। महुआ मोइत्रा का बयान, राहुल गांधी का बयान ये स्पष्ट करता है कि ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सली इस बात से विचलित हैं और इस बात से घबराए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब माँ के बेटे हैं, वो गरीबों की जिंदगी में उद्धार कर रहे हैं और इससे चिढ़कर, देश की उन्नति से आगे बढ़ते हुए चिढ़कर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ शब्दों के जरिए हिंसा भड़काने का प्रयास महुआ मोइत्रा कर रही है। अमित शाह जी देखिए कितने विफल गृह मंत्री हैं कि उनकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा, उनके नाक के नीचे दिल्ली के दंगे हुए, उनकी नाक के नीचे पहलगाम हुआ। अमित शाह किस मुंह से बात करते हैं? अमित शाह ने 11 साल में कितने घुसपैठियों को पकड़ा है? एक को नहीं पकड़ा है, शून्य, एक घुसपैठिए को नहीं पकड़ा है। जब चुनाव आएगा तो यही घुसपैठिए की बात करते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो महुआ मोइत्रा को बताना चाहिए कि वो क्यों इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान दिया। मुझे नहीं मालूम किस तरह की बात उन्होंने किस वजह से की, वो बताएंगे। राजनीति में भाषा की मर्यादा उतनी ही जरूरी है जितनी किसी इमारत के लिए नींव की जरूरत होती है, लेकिन अफसोस नेताओं के शब्दों से अब संवाद नहीं, धमाके होते हैं। हर चुनावी सभा युद्ध का एक मैदान लगती है, मानो वहां भाषण नहीं जुबानी बम फेंके जा रहे हों। कहा जाता है कि राजनीति में संस्कार और स्तर देखना हो तो बस भाषण सुन लीजिए। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने शायद इसी वक्त के लिए कहा था, राजनीति में गालियां और कटु शब्द ऐसे बरसते हैं जैसे चुनाव में पोस्टर। नेताओं की शब्दावली में जितनी गरीबी है, उतनी उनके घोषणा पत्र में वादों की अमीरी है। कुल मिलाकर सच तो यह है कि जब भाषा की मर्यादा गिरती है, तभी राजनीति का असली कद सामने आता है। भाषा के पाताल लोक की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर तक ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भाषा की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ घंटों की कुछ घटनाओं और बयानों की आप लिस्ट बनाएंगे तो ट्रंप एंड टीम का नाम पहले पायदान पर आएगा। आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ट्रंप को लगातार बेतुके बयान जो वो दे रहे हैं, आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, अति उत्साहित फैसले ले रहे हैं, उनको ऐसे आइडिया आते कहां से हैं? ऐसी सलाह उन्हें देता कौन है? आज आपका परिचय ट्रंप के ऐसे सलाहकार से करवाते हैं जो चापलूसी की सारी हदों को पार करते हुए भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। ट्रंप के सलाहकार का नाम है पीटर नवारो। सही सुना आपने, वही पीटर नवारो जो रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। आजकल ट्रंप और ट्रंप की टीम के मन में सुबह उठते ही भारत विरोधी विचार आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर बताने वाले पीटर नवारो की नई हरकत देखिए। उन्होंने पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें पीएम मोदी शांति मुद्रा में है। इस तस्वीर के साथ ट्रंप के सलाहकार ने जो संदेश दिया है उसमें अमेरिका की बौखलाहट छिपी है। भारत के कड़े तेवर से तिलमिलाए अमेरिका की बेचैनी छिपी है।
इसीलिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, बिना किसी आधार के आरोप लगाया जा रहा है। इस तस्वीर और इस तस्वीर के साथ पीटर नवारो के नए झूठ को ध्यान से देखिए और विस्तार से समझिए भी। पीटर नवारो की ओर से शेयर की गई तस्वीर में पीएम मोदी गेरुए वस्त्र में हैं। ये लिखा है कि भारत के पैसों से यूक्रेन में कत्लेआम हो रहा है। तो देखिए, ये एक जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उसमें लिखा यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। ये भी लिखा द रोड टू पीस इन यूक्रेन रन्स थ्रू न्यू दिल्ली। और ये तस्वीर शेयर की है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर पुतिन की मदद रोकी है, उन्होंने कहा है। और आखिर में ये भी लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि यूक्रेन में अगर शांति चाहिए तो उसका रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो अमेरिका युद्ध में लगातार यूक्रेन को मदद कर रहा है, कल सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हमने आंकड़ों के साथ ये बताया था कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के सलाहकार झूठ बोल रहे हैं। पहले रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर बताया गया और अब पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर शांति की बात कर रहे हैं। आप पीटर नवारो के नए बयान को सुनिए और सोचिए, इनकी भाषा और इनके विचार में चापलूसी की मात्रा कितनी है। आप ट्रंप के दर्द को समझिए। भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका को मिर्ची लगी है। ट्रंप के सलाहकार ने भारत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द है तेल लॉन्ड्रोमैट। इसको आसान भाषा में समझिए, तभी आप ट्रंप प्रशासन की नीयत को समझ पाएंगे। तेल लॉन्ड्रोमैट का इस्तेमाल उन देशों के लिए होता है जो रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पादों में बदलते हैं, उसके बाद इन उत्पादों को उन देशों को बेचते हैं जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाया है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ है, दुष्प्रचार है। हकीकत यह है कि अमेरिका एक तरफ यूक्रेन को हथियार दे रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ व्यापार भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022, 2023 और 2024 में अमेरिका ने रूस से 2.11 लाख करोड़ रुपए का आयात किया। आप सुनिए कैसे ट्रंप प्रशासन झूठ पर झूठ बोल रहा है। बात करते हैं उस जल प्रहार की जिससे इस वक्त पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और पंजाब तक सैलाब का सामना कर रहा है। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना को हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऐसे में सेना का एटोर एन वाहन रेस्क्यू ऑपरेशन का एक नया हीरो और लोगों की जान बचाने के लिए रक्षक बनकर आया है। ये वो मेड इन इंडिया एटोर एन 1200 है जिसे कपिध्वज नाम दिया गया है। आज की तारीख में सेना का ये बाहुबली वाहन अमृतसर के लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। रावी नदी की बाढ़ में फंसे 30 से ज्यादा गांव वालों की जिंदगी यही एटोर बचा रहा है। टैंक जैसी ताकत और नाव जैसी चाल से पानी को चीरते हुए ये उन लोगों तक पहुंचता है जो टापू बने गांवों में फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में जब साधारण गाड़ियां डूबने लगी और दूर दराज के इलाकों में जब नाव भी नहीं पहुंच पाई तो सेना ने अपने इस एटोर एन को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा। सेना की इस एम्फीबियस बीस्ट के रेस्क्यू वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। सेना का ये सुपरस्टार किसी भी इलाके में अपना काम बखूबी निभाता है। पहाड़ हो या मैदान, पानी हो या कीचड़, हर जगह और हर मौसम में ये वाहन आसानी से चल सकता है। इसका सबूत है पंजाब से आई ये तस्वीरें, जहां कपिध्वज को देखते ही बाढ़ में फंसे लोग राहत की सांस लेते हैं। उनकी उम्मीद जगती है। सेना इन गाड़ियों के जरिए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा चुकी है। सेना का सुपर हीरो जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो गहरे पानी में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसके लो प्रेशर टायर पानी में फ्लोटिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, जिससे ये पानी में एक नाव की तरह भी चलता है। एटोर की लंबाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। सिर्फ इसके टायर की ऊंचाई ही करीब 2 मीटर है, जिससे ये गहरे पानी में भी आसानी से आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि एटोर एन को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। वैसे एटोर एन को भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि एटोर एन पूरी तरह से ऑल टेरेन व्हीकल है जो दलदल, रेगिस्तान, बर्फ और पहाड़ों में आसानी से चल सकता है। एटोर एन 1200 में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है। इसमें लगे 2 लीवर से पहियों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें 1200 किलोग्राम तक भार उठाने की क्षमता है। ये 2 टन से ज्यादा भार खींचने में भी सक्षम है।
इसमें एक साथ 9 लोगों के बैठने की जगह है। एटोर N1200 माइंस 40 से लेकर 45 डिग्री तापमान में चल सकता है। इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 232 लीटर है, जिससे ये लगातार 61 घंटे तक ऑपरेशनल रह सकता है। एटोर किसी भी तरह के रास्तों पर न रुकता है न थकता है। इसीलिए LOC से लेकर कच्छ तक ये बाहुबली सेना के लिए बड़े काम का साबित हुआ है। एटोर को 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में भी दिखाया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया इसकी असली ऑपरेशनल क्षमताएं देख रही है। एटोर की इन क्षमताओं पर आपको एक फ्लैशबैक वीडियो रील भी आइए दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया व्हीकल जिसका नाम है एटोर। इस व्हीकल की अगर बात की जाए, ये बेहद ज़्यादा खास व्हीकल है और ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल है और इसकी अगर बात की जाए, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे पायलट और को पायलट बैठ सकता है। ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये पानी में भी चल सकती है, ये ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी चल सकती है, ये स्नो बॉन्ड जैसे इलाकों में भी चल सकती है। इसके टायर आप देखिए, बिल्कुल अलग तरीके के टायर हैं। इसके अंदर भी जो ड्रम है वो बताया जा रहा है कि इसके अंदर ड्रम लगे हुए हैं। 50 लीटर तक के ड्रम जो है एक एक टायर में लगे हुए हैं। इन ऑल टेरेन व्हीकल्स की खासियत ये है, खासतौर से एटोर के बारे में हम बताएं, इसमें जवान एक साथ करीब 6 जवान एक साथ इसमें जा सकते हैं और नदी जो है वो इसे बड़ी ही आसानी से इसे पार कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। एटोर खास तौर से कैसे चलता है, जो कि पानी के अंदर पानी को भी पार कर जाता है और हमारे दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमारे जवान जो है किस तरीके से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर आ रहे हैं। भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट के बाद सीमा से लगे इलाकों में आर्मी ने इसका इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से पेट्रोलिंग में दिक्कत होती थी। ये एटोर 1 मीटर तक की बर्फ को काट कर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों में पेट्रोलिंग के लिए ये काफ़ी कारगर साबित हुआ। इसी तरह गुजरात के कच्छ में दलदली ज़मीन पर पेट्रोलिंग के लिए भी एटोर बहुत अहम है। यानी हर जगह अपने ऑपरेशंस के हिसाब से आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है। अब एटोर N1200 सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भरोसे, ताकत, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुका है। अब तक भारतीय सेना ने इसकी 96 यूनिट्स खरीदी हैं। ये पूरी डील 250 करोड़ रुपए में हुई है। इसके अलावा सेना को जल्द ही 24 और एटोर वाहन मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना के पास कुल 120 एटोर वाहन होंगे। सत्ता में अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी न्यूज़ मित्रों के लिए एक चेतावनी, अगर आपने भी पहाड़ों पर जाने की कोई तैयारी की है तो हमारी गुजारिश है, इस प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि पहाड़ों पर बादल बम बनकर फट रहे हैं। हिमाचल के बाद अब बादलों का अगला ठिकाना उत्तराखंड है, जहां बादल फटने के बाद आए सैलाब में इंसान और मकान के नामो निशान मिट गए, तो कहीं दरकते पहाड़ों ने लोगों की सांसों को ही छीन लिया। उत्तराखंड की इसी बादल फाड़ तबाही पर हमने आपके लिए एक वीडियो कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले 5 बड़े अपडेट देखिए। उत्तराखंड के 3 जिलों में कल आधी रात को बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इससे जो सैलाब और मलबा नीचे आया, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। केदार घाटी के गांव में बना पुल भी सैलाब में बह गया। इसके अलावा हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जहां मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उत्तराखंड में इस वक्त अलकनंदा और मंदाकिनी नदी भी लोगों को डरा रही है। दोनों का जलस्तर डेंजर लेवल के पार है। उत्तराखंड में ये तबाही उस वक्त हुई है जब रात के वक्त लोग अपने घरों में थे, गांव में सन्नाटा था। तभी बादल फटने के बाद जो सैलाब नीचे आया, उसकी लोगों को खबर तक नहीं लगी। उत्तराखंड में ये बादल फाड़ तबाही रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिले में हुई है। रुद्रप्रयाग में बसुकेदार में बादल फटने की घटना ने सब कुछ उजाड़ दिया। ये हिमालयन सुनामी जैसी आपदा में सब मलबे में तब्दील हो गया। वैसे कुदरत का ये संकट सिर्फ पहाड़ों तक नहीं है, मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ के आगे इंसान जिंदगी की जंग लड़ रहा है।
बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहां पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपट्टा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। ये देखो ये उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश से भी कुछ डराने वाली दुखद तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल में ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है तो ऊपर से टूटकर गिर रहे पहाड़ भी लोगों की सांसें छीन रहे हैं। चंबा में लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत हुई है तो ब्यास नदी में ऐसा उफान है जिसके आगे टिक पाना नामुमकिन है। ब्यास नदी की तबाही पर हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आइए दिखाते हैं। नेशनल हाईवे 3 जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। मेरे पीछे आप ब्यास नदी देख रहे हैं जो स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी शांत है, यानी पानी का जल स्तर कम है। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो आप देखिए जल स्तर इतना ज़्यादा था कि आप देखिए वहाँ जो सामने एक पुल है उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ और उसके बाद अगर आप पूरे किनारे पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कैंप्स बनाए गए हैं। लोग कैंपिंग के लिए आते हैं। उस कैंप के नीचे आप देखिए उसकी जो पूरा का पूरी उसका जो फर्श है उसके नीचे का जो पहाड़ी हिस्सा है वो बह चुका है। बिल्डिंग के नीचे की जो नींव है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। नीचे का जो पूरा हिस्सा है उसको ब्यास नदी बहा कर ले गई है। ये हाईवे बह चुका है। आप देखिए हाईवे यहाँ से कटना शुरू हुआ, इसका कटाव हुआ, हाईवे लगातार टूटता गया और आप देखिए हाईवे का पूरा जो पैच है सामने आप देखिए ब्यास नदी अभी भी लगातार जो नीचे से पहाड़ का बेस है उसे अपने साथ ही बहा कर ले जा रही है। दुकानों के नीचे की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से कट चुकी है। नीचे का जो पहाड़ है वो पूरा कटाव की वजह से खत्म हो चुका है। दुकानों के शेड आपको लटके हुए। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की काउंटर कूटनीति की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर है। पीएम ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। इस दौरान अगले 10 वर्षों के लिए भारत जापान जॉइंट विजन साइन किया गया। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने अगले दशक के लिए एक भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है।